वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक बहुत ही स्पेशल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एसएससी का इनकम किसी दूसरे एसएससी के इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे हो सकता है एक्स का इनकम को वाई के इनकम के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब जोड़ देना, ऐड करना। किसी और का इनकम जब आपके इनकम के साथ ऐड हो जाएगा, आप वहाँ पे एसएससी हो गए, आपको वहाँ पे टैक्स देना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी और के इनकम के ऊपर हम क्यों टैक्स दें। ठीक है, तो इसी को क्लैरिफाई करने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्लबिंग किस किस केस में एप्लीकेबल होगा उसको आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 7 ऐसे सिचुएशंस को हम लोगों ने मैंने कवर किया है। तो फर्स्ट केस इज सेक्शन 60। सेक्शन 60 डील्स विद ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मैं पहले सारे सिचुएशंस आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, जब इनकम ट्रांसफर हो रहा है बिना एसेट को ट्रांसफर किए, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 60। ठीक है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट वो कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 61। एक्सेप्शंस, सेक्शन 61 का एक्सेप्शन सेक्शन 62 में डाला गया है, जहां पे क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, कहां कहां क्लबिंग नहीं होगा वो भी क्लबिंग प्रोविजंस में ही डाला हुआ है। इसके बाद सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 में कवर कर रहा है remuneration to spouse from a concern in which the individual has a substantial interest, ये कवर्ड है। इसके अलावा इनकम राइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और not in connection with an agreement to live apart, तो this is covered under section 64 subsection 1 clause number 4। इसके अलावा माइनस इनकम को लेकर के क्लबिंग होगा अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। इनकम ऑफ सन्स वाइफ कवर्ड है। ठीक है, उसको लेकर के दो अलग अलग प्रोविजंस हैं। इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन सेक्शन 64 1(6), और सेकंड है इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 8। तो दीज आर द सिचुएशंस व्हेन क्लबिंग विल और विल नॉट बी डन। तो अब हम लोग एक एक करके मैं डिटेल्स में अब आप लोगों को समझाने वाला हूं एक एक प्रोविजंस। तो सबसे पहले सेक्शन 60 को ले लेते हैं। 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 बोलता है कि अगर मान के चलिए कि किसी एक व्यक्ति ने, ठीक है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो रिलेटेड पर्सन हो या ना हो, चाहे वो उसका फैमिली मेंबर हो या ना हो, उसको अगर वो अपना इनकम ट्रांसफर करता है और वो जिस वजह से उसका इनकम अराइज किया था, जिस एसेट के वजह से उसका इनकम अराइज किया था, उस एसेट को, ठीक है, उस इनकम जनरेटिंग एसेट को उसने ट्रांसफर नहीं किया, वो अपने पास रख लिया, तो इन दैट केस जो भी इनकम उस एसेट से राइज करेगा अदर पार्टी को, अदर पर्संस को, वो इनकम के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसके ऊपर वो खुद उसके ऊपर फिर से क्लब कर दिया जाएगा उसके इनकम के साथ, और टोटल इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखते हैं किस किस सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। मान के चलिए मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ मिसेस एक्स को, उसने क्या किया, अपना कोई मतलब बिना अपना कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए, जो राइट टू रिसीव द इनकम, राइट टू रिसीव द रेंट अराइजिंग फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, उसको उसने ट्रांसफर किया। मतलब उसने अपना हाउस प्रॉपर्टी का लीगल ओनरशिप अपने पास रखा, जबकि उसने अपने वाइफ को ऑथोराइज कर दिया कि ठीक है, आज से जो भी इस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम प्राप्त होगा वो अब से तुम्हारा हुआ। तो अगर उसने ऐसा किया तो सेक्शन 60 क्या कह रहा है? देखिए, सेक्शन 60 बोल रहा है कि
अगर आपने ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं किया लेकिन आपने इनकम को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो इस केस में भी मिस्टर एक्स ने क्या किया है, घर को अपने पास ही रखा है, मतलब अपने ओनरशिप में ही रखा है, और उसने खाली इनकम रिसीव करने का जो हक है उसको ट्रांसफर किया है अपने वाइफ को। तो एसेट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ जो रेंटल इनकम है, जो रेंटल इनकम मिल रहा है वो मिसेस एक्स को मिल रहा है। तो इन दैट केस मिसेस एक्स का ये रेंटल इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ her husband, that is Mr. X, because Mr. X यहाँ पे सेक्शन 60 के सिचुएशंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एसेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर किया, इसीलिए सेक्शन 60 कहता है कि इनकम को X के हैंड्स में क्लबिंग करवाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे देखिए सेक्शन 61 क्या कह रहा है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट समझाता हूं। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट के बारे में सेक्शन 61 क्या कह रहा है। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स किसको बोला जाता है? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट उस सिचुएशन को कहा जाता है जहां पे आपने एसेट ट्रांसफर किया लेकिन उस एसेट से होने वाला जो भी इनकम है वो इनकम को पाने का हक या तो कंप्लीटली उस इनकम को रिसीव करने का राइट या तो कंप्लीटली फुल और इन पार्ट आपने अपने ही पास क्या कर लिया, रिटेन करके रख लिया। इनकम का सर्टेन रीट्रांसफर अगर हो रहा है, मतलब जो भी एसेट आपने ट्रांसफर किया उस एसेट के चलते जो भी इनकम राइज कर रहा है वो अगर रीट्रांसफर होकर के ट्रांसफरर के पास आ रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। या तो ये सिचुएशन को कवर करेगा रिवोकेबल ट्रांसफर, या फिर एक और सिचुएशन को रिवोकेबल ट्रांसफर कवर करता है जहां पे जो ट्रांसफरी है, मतलब ट्रांसफरर वो होता है जो ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी वो व्यक्ति है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ट्रांसफरी के लाइफ टाइम के दौरान अगर एसेट पर कब्जा, ठीक है, एसेट पर हक, एसेट पर कब्जा या एसेट पर हक अगर जता सकता है, अगर ट्रांसफरर जाकर के कब्जा कर सकता है अपने एसेट के ऊपर, अपना एसेट अपने पास वापस ले सकता है, तो इन दैट केस आल्सो इट इज कंसिडर्ड एज अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के केस में अगर ऐसा हुआ कि आपने रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट किया है तो जो भी उस एसेट के ट्रांसफर की वजह से जो भी इनकम अराइज करेगा, सेक्शन 61 ये कहता है कि ऐसे केसेस में सेक्शन 61 के मुताबिक ट्रांसफरर के हैंड्स में ही वो इनकम जो है उसको क्लब कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इररिवोकेबल ट्रांसफर समझ लेते हैं। इररिवोकेबल ट्रांसफर अगर हुआ होगा तो आप सेक्शन 62 में आ जाओगे। सेक्शन 62 बोलता है कि इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के केस में देयर विल बी नो क्लबिंग। तो इररिवोकेबल ट्रांसफर जस्ट अपोजिट सिचुएशंस को कवर करेगा जो सेक्शन 61 कवर कर रहा था, यानी कि एसएससी के मतलब एसएससी यानी कि ट्रांसफरी, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफरी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफरी के लाइफ टाइम के दौरान, ठीक है, एसेट्स को वापस लेने का हक अराइज नहीं करना चाहिए, एसेट को वापस पाने का हक अराइज नहीं करना चाहिए ट्रांसफरर के पास। एसेट को वापस पाने का हक उसने अगर त्याग दिया है, एसेट को अगर वो छोड़ रहा है, तो इन दैट केस उसको हम लोग इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट मानेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी ने, यानी कि जो ट्रांसफरर है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रांसफरर अगर सपोज करिए कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस को, जैसे कि कोई ट्रस्ट वगैरह को अपना एसेट दान में दे दिया है और वो अब उसको वापस लेने वाला नहीं है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के पास ही वो चीज रहेगा, ट्रस्ट के पास ही अब वो चीज रहेगा, देन आल्सो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के केस में आपको क्लबिंग वाला प्रोविजंस आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, देयर विल बी नो क्लबिंग। ये इस व्यक्ति को आप ट्रांसफर किए हो एसेट को, उस व्यक्ति के हैंड्स में अगर कोई इनकम अराइज करेगा उसके लिए वही जिम्मेदार रहेगा, वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसी के हैंड्स में टैक्स लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को कवर करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग देखिए, रेम्युनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दोस्तों, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड, मतलब इन द केस ऑफ
अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर बन चुका है, ठीक है, तो उसके कनेक्शंस की वजह से अगर मान लीजिए कि स्पाउस को यानी कि उसके वाइफ को अगर कोई इनकम अराइज कर रहा है, तो इन दैट केस वहां पे हस्बैंड क्या कर सकता है, हस्बैंड के कनेक्शंस की वजह से सिंस इनकम अराइज कर रहा है वाइफ को, तो वाइफ के इनकम यहाँ पे हस्बैंड के केस में हस्बैंड के हैंड्स में फिर से क्या कर दिया जाएगा, क्लबिंग कर दिया जाएगा। दोस्तों लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए कि जो कंसर्न है उस कंसर्न में वाइफ को जॉब इसलिए नहीं मिला था क्योंकि हस्बैंड का कनेक्शंस वहां पे था, बल्कि वाइफ खुद भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक पर्सन थी, उनके पास टेक्निकल एंड स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशंस था या एक्सपीरियंस थी, वो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था काम करने को लेकर के, वो खुद भी काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थी, उसलिए अगर उनको जॉब मिला होगा तो यहाँ पे हम लोग लेकिन क्लबिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्लबिंग तभी अट्रैक्टेड हो रहा है अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक व्यक्ति एक कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट सबसे पहले किसको बोलिएगा, किसी कंपनी के केस में अगर उस कंपनी का 20% से ज्यादा शेयर्स अगर किसी सिंगल व्यक्ति के पास है तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यक्ति जिसके पास 20% से ज्यादा शेयर्स है वो बन जाएगा एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला पर्सन। और इन केस ऑफ अदर एंटिटीज अदर कंसर्न्स विच आर नॉट कंपनीज, तो वहां पे भी जो वोटिंग पावर होगा उस वोटिंग पावर का 20% से ज्यादा वोटिंग पावर या 20% तक वोटिंग पावर अगर किसी व्यक्ति के पास होगा तो वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर कंसर्न के लिए विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के वजह से अगर वाइफ को, ठीक है, हस्बैंड है तो वाइफ को और वाइफ है तो हस्बैंड को, स्पाउस को अगर कोई इनकम अराइज कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि सैलरी इनकम अराइज कर रहा है या कोई भी इनकम अराइज कर रहा है, तो उस इनकम को फिर से दूसरे स्पाउस के हैंड्स में जिसके सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर है उसके हैंड्स में क्लबिंग कर दिया जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में डायरेक्टर है, मिसेस एक्स को उसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉई उनको जॉब मिल जाता है। मिसेस एक्स का खुद का कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, ठीक है, सिंस हर हस्बैंड हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन एक्स लिमिटेड, एक पर्टिकुलर कंपनी का हम लोग नाम ले लेते हैं, एक्स लिमिटेड में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर था मिस्टर एक्स का, तो दैट इज वाई मिसेस एक्स को वहां पे जॉब मिलता है। तो मिसेस एक्स को जो भी सैलरी वगैरह मिलेगा उस पर्टिकुलर कंपनी से वो क्लबिंग कर दिया जाएगा मिस्टर एक्स के हैंड्स में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज को आपको नोट करना पड़ेगा। सेकेंडली यहाँ पे हम लोग को ये भी पता, मतलब अगर मान लीजिए कि मिसेस एक्स का खुद का वो कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, शी माइट बी अ सीए, शी माइट बी अ सीएस, शी माइट बी अ सीएमए, या उनका खुद का कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर नहीं रहेगा तो उनका कोई एक पर्टिकुलर जॉब में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, वो पहले कहीं जॉब कर चुकी हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने को लेकर के, उसके वजह से अगर उनको हायर किया गया है यहाँ पे, लेकिन कोई क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्टेड नहीं होगा मिस्टर एक्स के हैंड्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना होगा। सेकेंडली यहाँ पे एक चीज़ और, अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लबिंग जिस केस में अराइज कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पे याद रखने वाली बात है, वहाँ पे अदर पार्टी जिसका इनकम को क्लब कर दिया गया उसको कोई टैक्स यहाँ पे लेकिन नहीं देना होगा, ठीक है। जो जिसके हैंड्स में क्लबिंग हो रहा है उसी को यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और नॉट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जैसे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब एसेट एज अ गिफ्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 50,000 का एसेट आपने फ्री में ट्रांसफर कर दिया, एकदम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर ऐसा हो सकता है कि 50,000 एसेट को आपने
20,000 में ट्रांसफर किया। इनकम टैक्स में इन दोनों सिचुएशंस को ही इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अगर आप 50,000 एसेट को वैल्यू का एसेट को अगर 20,000 में ट्रांसफर किए हैं तो टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 रुपीज इट विल बी कंसिडर्ड एज विदाउट कंसिडरेशन। 20,000 तक तो कंसिडरेशन है, ठीक है, बट 30,000 रुपीज का जो एसेट है उसको बेसिकली आपने फ्री में ट्रांसफर किया है, ये माना जाएगा। तो इन सब सिचुएशंस में विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अगर कोई एसेट को अगर कोई स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को अगर ट्रांसफर करता है, हैंड ओवर करता है, तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजंस जो हैं वो अट्रैक्टेड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट कि जो इनकम अराइज कर रहा है अदर स्पाउस को उस ट्रांसफर्ड एसेट की वजह से वो क्लबिंग होगा अदर स्पाउस के हैंड्स में। यहां पे याद रखने वाली बात है, इनकम जो एक्रीशन की वजह से एसेट के एक्रीशन, एसेट के मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से या एसेट का नॉर्मल वैल्यू बढ़ने की वजह से जो अगर एक्रीशन के ऊपर कोई इनकम अराइज किया है तो वो वाला इनकम लेकिन क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, दैट वोंट बी क्लब। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को सपोज करिए कि कोई एसेट ट्रांसफर किया, कोई पैसा ट्रांसफर किया। अब मिसेस एक्स ने उस पैसे को या उस एसेट को कोई दूसरे जगह में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब क्या हुआ, उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अब बढ़ गया। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ने के बाद फिर उनको इनकम अराइज किया, मिसेस एक्स को इनकम, इंटरेस्ट इनकम वगैरह अराइज किया। तो इन दैट केस यहाँ पे वंस अगेन जो इमीडिएट जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है बस उस इमीडिएट एसेट ट्रांसफर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, बट जो इन्वेस्टमेंट इनकम के मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से जो इनकम अराइज कर रहा है उसको लेकिन यहाँ पे हम लोग कवर नहीं करेंगे, उसका क्लबिंग लेकिन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इनकम अराइजिंग ड्यू टू एक्रीशन ऑफ एसेट इज नॉट टू बी क्लब, ओनली द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज टू बी क्लब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग माइनर्स इनकम। माइनर वो पर्सन होता है जिसका एज जो है वो 18 ईयर से बिलो है, उसको हम लोग यहाँ पे माइनर बोलते हैं। तो माइनर का इनकम को लेकर के प्रोविजंस ये है कि अगर माइनर को कोई भी इनकम अराइज करेगा तो वो उसके पेरेंट्स के हैंड्स में क्लबिंग किया जाएगा विथ एन एग्जेम्पशन ऑफ ₹1500 फ्लैट, मतलब 1500 रुपया का एग्जेम्पशन देने के बाद, मिलने के बाद जो डिफरेंशियल इनकम होगा वो उसके पेरेंट्स के हैंड्स में यहाँ पे क्लब्ड होगा। कौन से पेरेंट के हैंड्स में क्लब्ड होगा? पेरेंट्स के उस पेरेंट के हैंड्स में क्लब्ड होगा जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द माइनस इनकम इज हायर। ठीक है, जिसका टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज हायर, उसको यहाँ पे टैक्स देना होगा माइनर के इनकम के ऊपर। जिसका टोटल इनकम लोअर है उसको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। दैट इज इन अ केस व्हेन द हस्बैंड एंड द वाइफ आर लिविंग टुगेदर। अगर हस्बैंड एंड वाइफ का सेपरेशन हो चुका है तो इन दैट केस माइनर को जिस पेरेंट ने देखभाल किया है, जो पेरेंट ने माइनर का देखरेख कर रहा है, जो मेंटेनेंस कर रहा है माइनर का, उसको पीछे माइनर को बेसिकली अपने पास रख रहा है, माइनर जिसके साथ है उस पेरेंट के हैंड्स में यहाँ पे क्लब्ड होगा। तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा, अगर ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स में कि अगर मान लीजिए कि माइनर का इनकम पहले हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल हो रहा था, अब अचानक से हस्बैंड बोला कि मतलब अब अचानक से मान लीजिए कि ड्यू टू सम रीजन वो वाइफ नेक्स्ट ईयर वो वाइफ के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी उसका राइज कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली वाइफ के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं करेंगे उसको। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल देयर आर सफिशिएंट जो कॉजेज हैं, जो हम लोग का जो इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो अगर प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे जो जिसके हैंड्स में क्लबिंग अराइज कर रहा है उसके हैंड्स में ही क्लब करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट में एक और चीज है, माइनर अगर अपना खुद का स्किल्स को यूज करके अगर अपने टैलेंट की वजह से अगर इनकम अर्न कर रहा है तो वहां पे भी कोई भी जो है क्लबिंग प्रोविजंस को हम लोग लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे। माइनर के टैलेंट की वजह से अराइज करने वाला इनकम डायरेक्टली माइनर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, इट वोंट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ एनी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स।
अच्छा, इसके बाद इनकम ऑफ सन्स वाइफ। दोस्तों ये वाला जो प्रोविजन है ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रोविजन है जो आप देख रहे हो, इनकम अराइजिंग टू अ स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला जो पॉइंट है, वाइफ के केस में जो एप्लीकेबल था वही सेम टू सेम प्रोविजंस सन्स वाइफ के केस में भी एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई इनकम को, अगर कोई व्यक्ति अपने सन्स वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इन दैट केस सन्स वाइफ को जो भी इनकम अराइज करेगा दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ओनली सन्स वाइफ इज कवर्ड, याद रखिएगा, डॉटर्स हस्बैंड इज नॉट कवर्ड, ओनली सन्स वाइफ इज कवर्ड, ठीक है। इसके बाद इनकम अराइजिंग टू, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर नहीं करके कोई ट्रस्ट को डोनेट कर देता है अपना प्रॉपर्टी, अपना एसेट्स वगैरह, तो इन दैट केस ऑल्सो वहां पे अगर सन्स वाइफ बेनिफिशियरी है तो वहां पे भी सिमिलरली जैसे वाइफ के केस में हुआ था, सिमिलरली सन्स वाइफ के केस में भी अगर सन्स वाइफ इज द बेनिफिशियरी ऑफ सच एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और द ट्रस्ट, तो in that case also clubbing provisions will get attracted in the hands of the transferor। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।